बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने मोलैरिटी पढ़ा था और उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स हमने सॉल्व किए थे और फिर हमने पढ़ा था कि हम एक स्पेसिफिक या रिक्वायर्ड मोलैरिटी का सोल्यूशन हम कैसे बनाएंगे और हमने उसको स्टेप वाइज पढ़ा था एक्टिविटी 6.1 में। ठीक है, अब आज जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज़ अ साइंटिफिक इंफॉर्मेशन दैट इंक्लूड्स द प्रोसेस ऑफ डाइल्यूशन। ठीक है, मतलब एक साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन आप पढ़ोगे जिसमें आप प्रोसेस ऑफ डाइल्यूशन पढ़ोगे कि हमने एक स्टॉक सोल्यूशन को डाइल्यूट कैसे करना है। ठीक है, डाइल्यूशन का मतलब या स्टॉक सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, तो अगर आप अपनी लाइफ से मिसाल लें तो जैसे अभी ईद आने वाला हो है तो आपको आपने देखा होगा अपने घर में आपका कॉमन ऑब्जर्वेशन रहा होगा कि अक्सर लोग क्या करते हैं कि वो पहले से जो मतलब शरबत वगैरह मेहमानों को सर्व करना होता है तो पहले से क्या करते हैं कि एक चीनी वगैरह लेके एक पानी में उसको हीट करके उसको मेल्ट करते हैं और एक इंतहाई मीठा आपके पास सोल्यूशन बना लेते हैं शुगर एंड वाटर का। ठीक है, फिर जैसे जैसे मेहमान आ रहे होते तो फिर उसी सोल्यूशन में से, चूँकि चीनी फिर टाइम पे मतलब अगर आपने मेहमानों को जल्दी सर्व करना होता है और आपने फिर चीनी दोबारा हल करनी होती है तो उस पर ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है वो, तो उसके लिए क्या करते हैं कि पहले से एक स्टॉक सोल्यूशन बनाया होता है उन्होंने। फिर उस स्टॉक सोल्यूशन का क्या करते हैं कि उस स्टॉक सोल्यूशन से कुछ लेके फिर उसमें पानी डाल के उसको डाइल्यूट करके मेहमानों को सर्व कर रहे होते हैं। तो इसी तरह से आपके पास यहाँ पे भी सेम प्रोसेस होगा कि आपके पास एक स्टॉक सोल्यूशन आपके पास होगा जिसकी मोलैरिटी या जिसका कंसंट्रेशन हाई होगा और आपने उसमें पानी डाल के उसका कंसंट्रेशन लो करना होगा, उसकी मोलैरिटी लो करनी होगी। इस प्रोसेस को हम जिसमें हम वाटर ऐड करके सॉल्वेंट ऐड करके किसी भी सोल्यूशन की मोलैरिटी या कंसंट्रेशन डिक्रीज़ करते हैं तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डाइल्यूशन। क्या कहते हैं? डाइल्यूशन। टू लोअर्स द कंसंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन बाय एडिंग सॉल्वेंट। ठीक है, आप किसी भी सोल्यूशन की अगर सोल्यूट कंसंट्रेशन आप कम करना चाह रहे हो तो आप उसको आप सोल्यूट तो बाहर निकाल नहीं हम सकते ना, तो हल हो चुका हुआ तो होता है। तो हम क्या करते हैं कि उसमें और सॉल्वेंट ऐड कर लेते हैं तो वो उसकी कंसंट्रेशन आपके पास पर यूनिट वॉल्यूम वो डिक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम डाइल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? डाइल्यूशन। और आपको कह रहे हैं टू डाइल्यूट अ स्टॉक सोल्यूशन डाइल्यूशन इक्वेशन इज़ यूज। आपके पास एक डाइल्यूशन इक्वेशन हम यूज़ करते हैं दैट इज़ M1V1 इज इक्वल टू M2V2। अब इस इक्वेशन में ये M1V1 क्या है, तो आपको वही डिस्क्रिप्शन आगे के सेंटेंस में दिया गया है कि वेयर M1 एंड V1 आर द मोलैरिटी एंड वॉल्यूम ऑफ कंसनट्रेटेड स्टॉक सोल्यूशन। ठीक है, कि M1 और V1 जो आपके पास है ये मोलैरिटी और वॉल्यूम है किसका? कंसनट्रेटेड स्टॉक सोल्यूशन का, जबकि M2 एंड V2 आर द मोलैरिटी एंड वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूट सोल्यूशन यू वांट टू मेक। जबकि M2 और V2 आपके पास उस सोल्यूशन का की कंसंट्रेशन की वॉल्यूम मतलब कि मोलैरिटी और वॉल्यूम है आपके पास जो आप बनाना चाह रहे हो, जो आप डाइल्यूट करना चाह रहे हो। ठीक है, क्लियर? अब देखिए तो आपको उसी फार्मूले पे बेस करके ये न्यूमेरिकल दिए गए हैं। ये पहला वाला जो आपके पास है और ये सेकंड वाला, अगर आप इसके स्टेटमेंट को देखें तो स्टेटमेंट दोनों का सेम है, लेकिन यहाँ पे ये गलती की गई है तो इस वजह से इसको आप अपनी बुक में क्रॉस कर लीजिए। ठीक है, कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ वाटर मस्ट बी एडिड टू 85 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 3.5 मोलरिटी इन ए 2CO3 सोल्यूशन या मोलर इन ए 2CO3 सोल्यूशन टू डाइल्यूट इट टू 0.41 मोलर। ठीक है, आपके पास ये वैल्यूज सही है ये वाले, लेकिन फिर बाद में ये इक्वेशन गलत की गई है तो आपके पास ये गलत है, तो इस वजह से आप ये वाला अपनी बुक में थोड़ा सा ऐसा छोटा सा स्मॉल सा इस पे क्रॉस कर ले। ठीक है, पेंसिल वगैरह से। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो ये नेक्स्ट वही स्टेटमेंट है। देखिए, व्हाट वॉल्यूम ऑफ वाटर मस्ट बी एडिड टू 85 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ Na2CO3 टू डाइल्यूट इट टू 0.41 मोलरिटी। देखिए वही स्टेटमेंट। ठीक है, अब देखिए तो आप वैसे ही सोल्यूशन में वैसे ही अपने साथ नाउन डेटा लिखते हैं कि मोलरिटी यानी M1 ऑफ स्टॉक सोल्यूशन इज़ 3.5 मोलर। जो आपके पास V1 है स्टॉक सोल्यूशन का वॉल्यूम जो है वो है 85 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और आपके पास जो M2 है दैट इज़ 0.41 मोलर। ठीक है, मोलरिटी जो आपसे रिक्वायर्ड है जो डाइल्यूट आप सोल्यूशन बना रहे हो। देखिए ना, डाइल्यूट सोल्यूशन मीन्स ये आता है कि ये मोलरिटी 3.5 और ये है 0.41, तो किसकी मोलरिटी ज़्यादा है? जाहिर बात है ना, ऊपर वाले की। तो ये जो ऊपर वाला M1 है दैट इज़ स्टॉक सोल्यूशन और जी नीचे वाला M2 है आपके पास, ये आपके पास है वो डाइल्यूट सोल्यूशन। ठीक है, अब आपको कह रहे हैं कि आपने V2 मालूम करना है, तो आपके पास जो डाइल्यूशन के लिए इक्वेशन है दैट इज़ M1V1 इज इक्वल टू M2V2। ठीक है, वापस इक्वेशन को यहाँ पे लिख दें।
वैसे ही मैंने जैसे आपको पहले बताया कि आपने क्या करना है, M1V1 या M2V2 इसको आप उल्टा करके भी लिख सकते हो, M2V2 इज इक्वल टू M1V1, क्योंकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। जैसे आप मैथ्स में करते हो ना, 2 + 2 इज इक्वल टू 4 और 4 इज इक्वल टू 2 + 2, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। जब आपके पास इक्वेशन के दोनों साइड पे चीज़ें सेम होती हैं ना, तो फिर आप उसको एक को आगे लिख के या दूसरे को पीछे लिख के, या दूसरे वाले को पहले लिख के पहले वाले को आगे पीछे लिख दे, तो इससे कोई मसला नहीं पड़ रहा होता आपके पास, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तो हम इसमें ये हमने V2 मालूम करना है, दैट मीन्स कि इसको हमने अकेला करना है और बाकी M2 को हमने शिफ्ट करना है ऑन द अदर साइड ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तो मैंने जैसे आपको बताया था कि अकॉर्डिंग टू सर्टेन रूल्स आपके पास क्या है मैथ्स के, कि आपने अगर इक्वेशन के एक साइड से किसी वेरिएबल या किसी कांस्टेंट को या किसी वैल्यू को कोई सी भी वैल्यू हो, आपने उसको शिफ्ट करना हो ऑन दी अदर साइड ऑफ द इक्वेशन, तो आप क्या करते हो कि उसका साइन इन्वर्स करते हो। जैसे यहाँ पे देखिए तो M2V2 के दरमियान मल्टीप्लिकेशन है, इस तरह से M1V1 के दरमियान भी मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन हमने अगर V2 को छोड़ के M2 को दूसरी साइड पे शिफ्ट करना हो तो ये मल्टीप्लिकेशन साइन इन्वर्स हो जाएगा। और मल्टीप्लिकेशन का जो उल्टा होता है वो क्या होता है, डिवीजन होता है आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पे ये डिवाइड हो जाएगा। देखिए तो V2 यहाँ पे रह गया, M2 को हमने यहाँ पे ला के उसको डिवीजन फॉर्म में लिख दिया कि M1V1 डिवाइड बाई M2। अब वैल्यूज पुट करें 3.5 इंटू 85 जो V1 है आपके पास, और M2 आपके पास क्या था 0.41, इसे कैलकुलेट करके आपके पास जो आ रहा है दैट इज़ 7.2560 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये जो आपके पास आ रहा है ये पूरा उस डाइल्यूट सोल्यूशन का पूरा वॉल्यूम है, उस डाइल्यूट सोल्यूशन का क्या है, पूरा वॉल्यूम, ठीक है। ये आपके पास आंसर नहीं है, ये आपके पास आंसर नहीं है। आपने यहाँ पे नहीं छोड़ना। क्यों नहीं छोड़ना, क्योंकि इस सोल्यूशन में हमने 85 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो तो आपके पास पहले से मौजूद था, ठीक है। और आपसे मांगा क्या गया है कि आपने कितना पानी ऐड करना है, दैट मीन्स कि इसके साथ और पानी ऐड करना है तभी इतना आना होगा, ठीक है। ये जो V1 आया है ये मीन्स कि ये उस इनिशियल वॉल्यूम के साथ हमने जितना पानी ऐड किया है उसका सम आ रहा है, और हमसे तो वो पानी मांगा जा रहा है। तो हम कैसे क्या कर सकते हैं, अगर हम इससे वो जो इनिशियल वॉल्यूम है 85 को माइनस कर ले तो आपके पास वो पानी यानी वाटर की मिकदार आ जाएगी जो आपको ऐड करना होगी। तो आप यहाँ पे इस तरह इसलिए करते हो कि वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन ये लिखा है, ये वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन नहीं, ये आप कह दो कि वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर। ये तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आ गया है, ये वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है आपके पास। ये जो आपने नीचे कैलकुलेट करके बताया है 640.60, ये जो 725.60 से 85 माइनस करके निकाला है, दैट इज़ वॉल्यूम ऑफ वाटर टू बी एडेड। जितना आपने पानी ऐड करना है उसका वॉल्यूम आपके पास है। तो आप कैसे निकालोगे, तो जो आपके पास वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आया है उससे आप वो वॉल्यूम ऑफ स्टॉक सोल्यूशन आप माइनस कर लोगे, ठीक है। तो आपके पास तब आ जाएगा वाटर एडेड, ठीक है, वो पानी जो आपने ऐड करना होगा, एंड दैट इज़ 640.60 सेंटीमीटर क्यूब। दोबारा से समझ लीजिए क्या है कि आपके पास जो इनिशियल यानी स्टॉक सोल्यूशन का जो वॉल्यूम था, आपको पता क्वेश्चन में क्या बताया गया है कि आपसे वाटर का वॉल्यूम मांगा जा रहा है जो आप एक स्टॉक सोल्यूशन के 85 सेंटीमीटर क्यूब में ऐड करोगे, जिससे आपके पास जो डाइल्यूट सोल्यूशन आए उसकी मोलरिटी 0.41 हो। तो आपने क्या करना है, जो आपके पास इस डाइल्यूशन फार्मूले से जो V2 आएगा तो वो आपके पास वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन होगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि जो वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड आपने मालूम करना हो तो आपने क्या करना है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर टू बी एडेड इज़ इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन माइनस वॉल्यूम ऑफ स्टॉक सोल्यूशन, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, यानी मतलब वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूट सोल्यूशन, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूट सोल्यूशन माइनस वॉल्यूम ऑफ स्टॉक सोल्यूशन, तो इससे आपके पास आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ वाटर टू बी एडेड, ठीक है। मैं आपको ये इक्वेशन लिखवा रहा हूँ, देखिए ये देखिए आपके पास ये वो इक्वेशन है, वॉल्यूम ऑफ वाटर टू बी एडेड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूट सोल्यूशन माइनस वॉल्यूम ऑफ स्टॉक सोल्यूशन, ठीक है। वॉल्यूम जितना पानी आपने ऐड करना हो, आपने अगर वो मालूम करना हो तो आपके पास जो डाइल्यूट सोल्यूशन का वॉल्यूम आया है उसमें से वो स्टॉक सोल्यूशन का वॉल्यूम माइनस कर ले तो आपके पास वो वाटर आ जाएगा जो आपने ऐड करना है, ठीक है। और अगर हम सिम्बॉलिकली लिखना चाहें तो हम इस तरह लिखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है, इज इक्वल टू V2 माइनस V1। V2 आपके पास वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूट सोल्यूशन होता है, जबकि V1 आपके पास होता है वॉल्यूम ऑफ स्टॉक सोल्यूशन, ठीक है। तो इस तरह से आपने वॉल्यूम ऑफ वाटर टू बी एडेड आप मालूम कर सकते हो, ठीक है। तो आपने ये सिर्फ जो V1 आ जाए तो वो आपने आंसर नहीं लिखना, बल्कि आपने उसके बाद ये वाला इक्वेशन भी लिखना है, और उससे आपने जो कैलकुलेट करके आपके पास आएगा वो आपके पास होगा आंसर। और आप फिर लास्ट में लिखोगे कि हेंस जितना आपके पास आ जाए दैट मच वाटर टू बी एडेड इन ऑर्डर टू मेक इट डाइल्यूट, ठीक है।
अच्छा, इसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ सॉलिबिलिटी। क्या है? सॉलिबिलिटी। सॉलिबिलिटी मीन्स एबिलिटी टू डिज़ोल्व, एबिलिटी टू गेट डिज़ोल्व्ड। ठीक है, एबिलिटी टू गेट डिज़ोल्व्ड। किसी भी चीज़ में ये ख़ासियत है कि वो किसी चीज़ में हल हो जाए, इसको हम कहते हैं सॉलिबिलिटी। अब कुछ चीज़ें होती है वो ज़्यादा हल होती है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कि कम हल होती है। दैट मीन्स कि जो ज़्यादा हल होती है उनकी सॉलिबिलिटी, उनकी ये खासियत ज़्यादा है, जबकि जो कम हल होती है किसी चीज़ में तो उसकी खासियत क्या है? कम है। ठीक है, अब देखें तो आपके बुक में जो प्रॉपर इसकी डिस्क्रिप्शन दी गई है दैट इज़ द सॉलिबिलिटी ऑफ इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सल्यूट इन ग्राम्स डिजॉल्व्ड इन 100 grams ऑफ सॉल्वेंट टू प्रिपेयर अ सैचुरेटेड सोल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर। ठीक है, अब यहाँ पे ये स्पेसिफिक वैल्यूज़ क्यों दी गई है, ये 100 ग्राम्स यहाँ पे क्यों दिया गया है, या ये सैचुरेटेड सोल्यूशन क्यों बताया गया है, या गिवन टेम्परेचर क्यों बताया गया है, तो ये इसलिए ताकि आप कंपैरिजन कर सकें। क्योंकि अगर आपके पास स्टैंडर्ड्स ना हो तो आप किसी भी दो क्वांटिटीज़ के दरमियान कंपैरिजन नहीं कर सकते। ठीक है, क्लियर? ये तो मैंने जैसे आपको बताया, तो ये एक कंपाउंड मतलब एक सब्सटेंस की मैं बात कर रहा हूँ कि किसी सब्सटेंस की ये खासियत कि वो किसी चीज़ में हल हो सके, इसको सॉलिबिलिटी कहते हैं। लेकिन अगर आप कंपेरेटिवली कहें, किसी चीज़ की कंपेरेटिव सॉलिबिलिटी की बात करें, तो आप इस तरह कहोगे कि इट इज़ द अमाउंट ऑफ सल्यूट इन ग्राम्स। आपके पास जितना सल्यूट आपके पास ग्राम्स में रिक्वायर्ड होता है या हल होता है आपके पास कितने में? 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में। किसी भी सब्सटेंस या आपके पास कोई सॉल्वेंट है उसके 100 ग्राम्स में आपके पास जितना भी सब्सटेंस, जितना भी सल्यूट आपके पास हल होता है। ठीक है, लेकिन तब तक जब आपके पास सैचुरेटेड सोल्यूशन नहीं बन जाता एट अ गिवन टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्योंकि सॉलिबिलिटी भी बहुत असर होता है, इसलिए हम यहाँ पे आप टेम्परेचर ज़रूर मेंशन करोगे। ठीक है, अब देखें तो द कंसंट्रेशन ऑफ अ सैचुरेटेड सोल्यूशन इज़ रेफर्ड टू एज सॉलिबिलिटी ऑफ अ सॉल्यूट इन अ गिवन सॉल्वेंट। ये जो आपको सैचुरेटेड सोल्यूशन का बता रहे हैं ये इस वजह से कि आप बता सको कि सॉलिबिलिटी ऑफ सॉल्यूट इन अ गिवन सॉल्वेंट कितनी है, या ज़्यादा है या कम है, क्योंकि आपके पास डिफरेंट सब्सटेंसेस है, डिफरेंट सॉलिबिलिटीज़ इन द सेम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको बता रहे हैं कि डिफरेंट सब्सटेंसेस जो आपके पास होते हैं उनकी एबिलिटीज़ क्या होती है कि किसी चीज़ में सॉल्युबल हो जाए, या उनकी सॉलिबिलिटीज़ मुख्तलिफ होती है। अगर आप सेम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट लेते हो, ठीक है, और एक स्पेसिफिक टेम्परेचर लेते हो, क्लियर, तो आपके पास सब्सटेंसेस जो होती है उनकी सॉलिबिलिटी चेंज हो रही होती है। अब यहाँ पे देखें तो हम क्योंकि हम सब्सटेंस को चेक कर रहे हैं ना, इसको चेक कर रहे हैं, इसको जो डिफरेंट सब्सटेंसेस है मतलब कि सल्यूट्स है आपके पास, तो इसको चेक कर रहे हैं, तो हमने कंडीशंस फिर सेम रखनी होगी। ठीक है, जैसे कि फर्ज करें जैसे आपको कोई बंदा वो कहे कि मैं डॉग से नहीं डर रहा होता, या कोई लाइन वगैरह या किसी भी ऐसी जानवर से वो नहीं डर रहा होता। ठीक है, और वो कहे कि मैं नहीं डर रहा, और आप उसको कहो कि चलिए सही है हम आपकी बहादुरी चेक कर लेते हैं, और आप ऐसे करो कि फिर 3-4 बंदे हैं उन्होंने ये दावा किया हुआ है कि वो डरते हैं या नहीं डरते, तो आप क्या करोगे कि अब फर्ज करें आपने ऐसे किया है कि एक जगह पे कुत्ता जो है उसको आपने बांधा हुआ है एक बंदे के पीछे, और दूसरे के लिए आपने खुला छोड़ा हुआ है, तो आप फिर नहीं बता सक रहे होते हो कि कौन सा डर रहा है बंदा या कौन सा नहीं डर रहा। ठीक है, जैसे कि अगर जाहिर बात है जिसके पीछे आपने वो जिसको आपने वो कुत्ता बंधा हुआ दिया है वो किसी चीज़ के साथ बंधा हुआ है, तो वो तो नहीं डरेगा, क्योंकि उसको पता है कि कुत्ता बंधा हुआ है, वो मेरे पीछे नहीं आ सकता, मुझे नहीं काट सकता। और जो खुला है तो वो तो जाहिर बात है उस बंदे के पीछे जा सकता है, उसको काट सकता है, तो वो डरेगा। तो इस वजह से आपने अगर किसी दो चीज़ों के प्रॉपर्टीज़ को या किसी खास प्रॉपर्टी को चेक करना हो तो आपने उनके लिए कंडीशंस फिर सेम रखनी होगी। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे ये 100 ग्राम्स और ये जो हम सैचुरेटेड सोल्यूशन रखना चाह रहे थे या गिवन टेम्परेचर, तो ये कंडीशंस है। ये क्या है? कंडीशंस है। किसके लिए? सल्यूट्स के लिए। तो डिफरेंट सल्यूट्स है और डिफरेंट सॉलिबिलिटीज़ इन द सेम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, जैसे कि 100 ग्राम्स है। ठीक है, और सैचुरेट होने में या सेम टेम्परेचर पे सैचुरेट होने में इनकी सॉलिबिलिटीज़ क्या, उनकी एबिलिटीज़ क्या होती है? मुख्तलिफ होती है। अब सैचुरेट की क्यों बात की गई है? जैसे कि हमने 100 ग्राम्स या जो स्पेसिफिक टेम्परेचर है तो कंडीशन हो गए, लेकिन सैचुरेट की बात क्यों की गई है? तो ये इसलिए क्योंकि अगर आपके पास सैचुरेटेड का मतलब ये होता है कि आपके पास उससे ज़्यादा वो सल्यूट उस सॉल्वेंट में हल नहीं हो सकता। ठीक है, अब अगर आप प्रेस करें एक जगह पे आप ज़्यादा सल्यूट डाल रहे हो वो अब हल नहीं हो रहा तो आपने छोड़ दिया, और दूसरी जगह पे आपने थोड़ा सा डाल के बस कहा कि अब इसमें और हल नहीं हो रहा, हालांकि उसमें हल हो सकता है।
ठीक है। तो आप फिर ये इंसाफ नहीं कर रहे हो ना। तो आपने क्या करना है कि आप दोनों जगहों पे आपने क्या करना है, इतना डालना है कि जो वो सेचुरेट हो जाए और उसमें और हल ना हो। तो सेचुरेटेड सोल्यूशन बनाना 100 ग्राम्स ऑफ सल्यूट सॉल्वेंट में, मतलब कि एक ख़ास अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डालना या एक ख़ास टेम्परेचर पे डालना, ये कंडीशंस रिक्वायर्ड होंगे, तभी आप बता सकते हो कि किसी सल्यूट की सॉलिबिलिटी क्या है। ठीक है। तो इस वजह से हम यहाँ पे ये सॉलिबिलिटी की डिफिनीशन में ये फैक्टर्स इंक्लूड करते हैं कि 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट हो, सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाना हो और गिवन टेम्परेचर हो आपके पास। तो ये इस इन कंडीशंस पे जिस सल्यूट की जितनी मकदार आपके पास हल होगी तो वो उसकी सॉलिबिलिटी इंडिकेट करेगी, वो उसकी एबिलिटी शो करेगी कि वो कितना डिज़ोल्व हो सकता है। ठीक है। फॉर एग्जांपल सोडियम नाइट्रेट या NaNO3 इज़ मोर सॉलेबल देन सिल्वर क्लोराइड AgCl इन वाटर। आपको कह रहे हैं कि सोडियम नाइट्रेट जो है वो ज़्यादा सॉलेबल है किस में, सिल्वर क्लोराइड से, किस में, पानी में। तो आपको कह रहे हैं कि जनरली सॉलिबिलिटी ऑफ सॉल्यूट इज टेकन टू बी क्वांटिटी रिक्वायर्ड टू मेक अ सैचुरेटेड सोल्यूशन। आपने सैचुरेटेड सोल्यूशन मस्ट बताना है, क्योंकि सैचुरेटेड सोल्यूशन वो बाउंड्री होती है जिसके आगे वो सॉल्यूट फर्दर हल नहीं हो सकता उस टेम्परेचर पे। तो आपने सैचुरेटेड सोल्यूशन का मस्ट मेंशन करना है कि हमने एक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट सेम लेना है, टेम्परेचर सेम लेना है और हमने दोनों सल्यूट या जितनी भी सल्यूट आपके पास हो उनको सैचुरेट करना है। क्या करना है? सैचुरेट, मतलब कि उनके उस हद तक उनको ऐड करना है जब उसके बाद वो और हल ना हो, तभी आप सॉलिबिलिटी उन चीज़ों की सही से कंपेयर कर सकोगे। तो यहाँ पे आपको सॉलिबिलिटी की इक्वेशन दी गई है कि सॉलिबिलिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाय 100। ये जो 100 आपको दिया है ये वो 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट जैसे परसेंटेज आप निकाल दो ना, तो उसी तरह से है आपके पास। ठीक है। तो ये भी एक किस्म का परसेंटेज हम निकाल रहे होते हैं कि वेट ऑफ सल्यूट आपके पास, वेट ऑफ सॉल्वेंट आपने देना है। अब वेट ऑफ सॉल्वेंट ज़ाहिर बात है कभी 100 होगा, कभी 75 होगा, कभी 50 होगा, आपके पास जितना भी आप ले सकते हो वो आपको मतलब आप पे मुनहसर होता है ना, आप पे डिपेंड कर रहा होता है। तो इस वजह से हम यहाँ पे ये 100 मेंशन कर रहे होते हैं। ठीक है। तो आपने ये 100 मल्टीप्लाई करना है उसके साथ। तो वेट ऑफ सल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाय 100, ये आपने याद रखना है। ये इक्वेशन फॉर सॉलिबिलिटी है। क्या है? इक्वेशन फॉर सॉलिबिलिटी। ठीक है। अब उसके आगे देखें तो सॉलिबिलिटी ऑफ सल्यूट डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। आपको ये फैक्टर्स पे वो डिपेंड करती है। सबसे पहले वाला फैक्टर जो आपके पास है दैट इज़ नेचर ऑफ सॉल्वेंट, फिर नेचर ऑफ सल्यूट, फिर प्रेशर और फिर टेम्परेचर। ठीक है। अब नेचर ऑफ सॉल्वेंट का मतलब क्या होगा? ठीक है। तो नेचर ऑफ सॉल्वेंट का मतलब होता है कि आपके पास वेदर सॉल्वेंट पोलर है कि नॉन पोलर है। ठीक है। आपके पास तो इससे हम इसको हम नेचर कहते हैं। ठीक है। नेचर मीन्स कि टाइप ऑफ बॉन्डिंग उसमें क्या है। ठीक है। अब व्हेन द मॉलिक्यूल ऑफ सल्यूट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज टू द मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्वेंट, अगर मॉलिक्यूल ऑफ सल्यूट और सॉल्वेंट दोनों सेम हो स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज़ में, मतलब स्ट्रक्चर के वो आयनिक है, कोवलेंट है, पोलर है, नॉन पोलर है, उनके स्ट्रक्चर्स हम देखें। ठीक है। एंड प्रॉपर्टीज़, उनके प्रॉपर्टीज़ देखें कि वो जैसे हमने पढ़ा पोलैरिटी और मतलब कि चार्जेस है उसमें नहीं है या आयनिक है या नहीं है, तो इनको या इनको हम प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। आप कह रहे हैं कि उनके स्ट्रक्चर्स और प्रॉपर्टीज़ अगर सेम हो, ठीक है, टू द मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के साथ, ये स्ट्रक्चर यहाँ पे हम बस प्रॉपर्टीज़ में ही मेंशन करते हैं। तो आप कहें कि अगर आपके पास सल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स यानी मॉलिक्यूल्स के प्रॉपर्टीज सेम हो, ठीक है, तो आपके पास वो एक दूसरे में हल होंगे। ठीक है। क्यों हल होंगे? क्योंकि आपके पास सॉलिबिलिटी के लिए एक सेइंग है लाइक डिज़ोल्व लाइक। जैसे आप कहते हो ना कि बंदा जिस तरह होता है वो अपने दोस्त भी वैसे चुनता है। जैसे कि फर्ज करें अगर आप किसी मौलवी को देखें तो उनके ज़्यादातर दोस्त मौलवी ही होते हैं। अगर आप किसी पुलिस को देखें तो उनके ज़्यादातर दोस्त जो होते हैं वो पुलिस ही होते हैं। अगर आप किसी डॉक्टर को देखें तो उनके ज़्यादातर दोस्त डॉक्टर ही होते हैं। तो इसी तरह से कोई भी सल्यूट आपके पास उसके जैसे ही सॉल्वेंट में हल होगा। मैं फर्ज करें ये कि अगर आपके पास सल्यूट आयनिक है या पोलर है, मतलब कि उसमें चार्जेस है, ठीक है, वेदर कंप्लीट चार्जेस है और पार्शियल चार्जेस है, जो भी हो आपके पास, लेकिन अगर उनमें चार्जेस है तो वो किसी ऐसे सॉल्वेंट में हल होगा जिसमें भी चार्जेस हो, मतलब कि जो आपके पास पोलर हो। ठीक है। मतलब कि आयनिक सल्यूट और पोलर सल्यूट जो होंगे वो किस में हल होंगे? पोलर सॉल्वेंट में। ठीक है। अब आयनिक सॉल्वेंट तो होते नहीं है, क्योंकि आपके पास आयनिक सॉल्वेंट इसलिए नहीं होते क्योंकि आयनिक कंपाउंड आपने पढ़ा है ना कि दे आर मोस्टली सॉलिड इन नेचर। वो रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं। तो सॉलिड में तो हमारे पास ज़्यादातर कोई चीज़ें हल नहीं हो सक रही होती। तो इस वजह से हमारे पास ज़्यादातर सल्यूट जो होते हैं, सॉल्वेंट जो होते हैं, वो आपके पास क्या होते हैं? पोलर होते हैं। तो अगर कोई सल्यूट आपके पास या तो पोलर है या आयनिक है तो वो
पोलर सॉल्वेंट में ही हल होगा, क्योंकि आयनिक और पोलर दोनों में चार्जेस होती है, इस तरह से वो उसी सब्सटेंस में हल होगा जिसमें भी चार्जेस हो, और वो सिर्फ पोलर सॉल्वेंट में ही होते हैं आपके पास, ठीक है। इसी तरह से देखिए, फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड इज एन आयनिक कंपाउंड, इट हैज़ ग्रेटर सॉल्युबिलिटी इन अ पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर, क्योंकि वाटर आपके पास उसमें भी चार्जेस हैं और जो सोडियम क्लोराइड है उस पर भी चार्जेस है, तो इस तरह से एक दूसरे में हल हो सकते हैं, बट लो सॉलिबिलिटी यानी इनसॉल्युबल होगा इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, जैसे कि बेंजीन है। जिस बेंजीन का फॉर्मूला आपको सबको पता होगा, C6H6 है, ठीक है। अब कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है, जबकि ऑक्सीजन की 2.16 है, तो इनसे अगर माइनस कर ले तो इससे आ रहा है 0.34, और हमने पढ़ा था कि 1.7 और 0.4 के दरमियान जो होते हैं वो पोलर होते हैं, इनसे नीचे वाले आपके पास फिर क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। तो आप देखिए, तो ये तो 0.34 है, 0.40 से नीचे है ना, देखिए 0.40 से, यानी 0.4 के आगे 0 भी होता है, लेकिन वो हम नहीं लिख रहे होते, तो 0.4 से यानी या 0.40 से आपके पास 0.34 कम है, दैट मीन्स कि C6H6 आपके पास नॉन पोलर है। तो अगर ये नॉन पोलर है तो इसमें आयनिक कंपाउंड हल नहीं होंगे, ठीक है, ये आपने याद रखना है। फिर दूसरा देखें, तो नेचर ऑफ सल्यूट आपके पास है, ये भी सेम बात आपने कहनी है कि नेचर ऑफ सल्यूट भी चेंज होता है। अगर आप प्रेस करें इसमें, तो आपको ये बता रहे हैं कि अगर आपके पास आप सॉल्वेंट सेम रखो और आप चीज़ें उसमें डिफरेंट डालो, ठीक है, तो फिर आपके पास क्या होगा कि वो चीज़ उसमें हल मतलब सही नहीं होगी। अब सल्यूट को देखिए, अगर आप सल्यूट की नेचर चेंज कर रहे हो, जैसे यहाँ पे सॉल्वेंट हम चेंज कर रहे थे, पहले वाटर में हमने NaCl को डाला, फिर हमने बेंजीन में डाला, तो क्योंकि हमने नेचर ऑफ सॉल्वेंट चेंज किया तो उसकी सॉल्बिलिटी भी चेंज हो रही थी। देखिए यहाँ पे वाटर में वो ज़्यादा हल हो रहा है, जबकि बेंजीन में वो हल ही नहीं हो रहा, ठीक है, क्योंकि हमने सॉल्वेंट चेंज कर दिया है, इट मीन्स कि नेचर हमने सॉल्वेंट का चेंज कर दिया है। पहले सॉल्वेंट जो था वो था वाटर, तो उसका नेचर अलग होगा, फिर सॉल्वेंट हमने बेंजीन डाला, उसका नेचर अलग है। हम सॉल्यूट चूँकि सेम डाल रहे हैं, NaCl, उसका नेचर की हम बात यहाँ पे नहीं कर रहे, तो NaCl हमने वाटर में डाला तो वो सॉल्युबल था, जबकि हमने बेंजीन में डाला तो वो सॉल्युबल नहीं था। अब यहाँ पे देखिए, तो नेचर ऑफ सल्यूट की बात करें, मतलब यहाँ पे कि आपने सल्यूट सेम रखना है, सल्यूट चेंज करना है, सॉल्वेंट सेम रखना है। सॉल्वेंट सेम रखेंगे, सल्यूट चेंज करेंगे, तो तब भी आपके पास सॉल्युबिलिटी जो है वो चेंज होगी, ठीक है। जैसे नेचर ऑफ सल्यूट आल्सो इफेक्ट द सॉल्युबिलिटी। अच्छा, यहाँ पे देखें, सल्यूट सेम, नेचर ऑफ सॉल्वेंट में आपने ये बात करनी है कि सल्यूट सेम रखना है आपने, सॉल्वेंट जो है वो आपने डिफरेंट रखनी है, डिफरेंट करने हैं, मतलब एक सॉल्वेंट पे दूसरे सॉल्वेंट पे तीसरे सॉल्वेंट, ठीक है। अगर आप नेचर ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्युबिलिटी के दरमियान लिंक मालूम करना चाह रहे हो, ठीक है। अगर आप नेचर ऑफ सल्यूट और सॉल्युबिलिटी के दरमियान लिंक मालूम करना चाह रहे हो, तो फिर आपने क्या करना है कि आपने सल्यूट जो है वो डिफरेंट करने हैं, रखने हैं, आपने सल्यूट चेंज करने हैं, ठीक है, और जो आपके पास सॉल्वेंट होगा वो आपने क्या रखना है, सेम रखना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम सल्यूट के नेचर की बात कर रहे हैं, और सल्यूट के नेचर की बात हम तभी कर सकते हैं कि हम सल्यूट चेंज करने लगे। चेंज करेंगे तो उसका नेचर चेंज होगा, और उसकी सॉल्युबिलिटी पे क्या असर होगा ये हम बता सकेंगे इजीली, ठीक है। अब देखें, तो नेचर ऑफ सल्यूट आल्सो इफेक्ट द सॉल्युबिलिटी इफ द सल्यूट इज चेंज। सल्यूट अगर आप चेंज करोगे तो सॉल्वेंट रिमेन, और सॉल्वेंट सेम रखोगे तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सल्यूट आल्सो चेंज, तो सॉल्युबिलिटी भी चेंज होगी। फॉर एग्जांपल, सोडियम क्लोराइड हैज हाई सॉल्युबिलिटी इन वाटर एंड शुगर हैज़ कंपैरेटिवली लो। अगर आप नमक ले लें, सोडियम क्लोराइड जिसको हम टेबल सॉल्ट कहते हैं, तो उसकी सॉल्युबिलिटी पानी में ज़्यादा होती है बनिस्बत चीनी के, ठीक है। लेकिन टेम्परेचर आपने ये जो बातें कर रही है, ये सेम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, ठीक है। सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे आपके पास ये कंडीशन होंगे कि सोडियम क्लोराइड जो है वो हाई सॉल्युबल होगा देन शुगर, ठीक है, पानी में। किस में? पानी में, मतलब कि सॉल्वेंट सेम है, लेकिन हमने सल्यूट दो यूज़ किए हैं, एक शुगर और दूसरा सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो उससे सॉल्युबिलिटी चेंज हो रही है, क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा लाइक डिजॉल्व लाइक, ठीक है, इज जनरल प्रिंसिपल ऑफ सॉल्युबिलिटी, मतलब इसका सॉल्युबिलिटी का जनरल प्रिंसिपल क्या है, लाइक डिजॉल्व लाइक की, एक जैसी चीज़ें एक जैसी चीज़ों में ही हल होंगी, ठीक है। मतलब अगर सेम चीज़ें हैं तो हल होंगी, नहीं है तो नहीं होंगी, ठीक है। जैसे कि हमने पढ़ा कि द आयनिक एंड पोलर सब्सटेंसेस आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट, आयनिक सॉलिड्स एंड पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर, जैसे कि NaCl है, KCl है, Na2CO3 है, ये सारे आयनिक हैं। शुगर, ग्लूकोज, अल्कोहल, ये सारे कोवेलेंट हैं। तो ये कोवेलेंट है और पोलर है, कोवेलेंट पोलर कंपाउंड्स है, ठीक है। कोवेलेंट पोलर या पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स आप कह सकते हो इसको, ठीक है। मतलब P पहले लिख दे और C बाद में। तो पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स है आपके पास, और ये आपके पास है आयनिक। तो पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स और आयनिक कंपाउंड जो आपके पास होंगे वो
क्या होंगे, वो पानी में हल होंगे, क्योंकि पानी भी क्या है, पोलर है आपके पास, क्या है, पोलर। ठीक है, इसी तरह से नॉन पोलर सब्सटेंसेस जो होंगे वो सॉल्युबल होंगे, आर नॉट सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट में हल नहीं होंगे, बल्कि किस में हल होंगे, नॉन पोलर में। ठीक है, जैसे कि आपके पास आपको कह रहे हैं कि जैसे नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि वाटर पोलर है, सच एज बेंजीन एंड पेट्रोल आर इनसॉल्युबल इन वाटर। जैसे आप बेंजीन डालते हो या पेट्रोल पानी में डालते हो या केरोसिन ऑयल डालते हो या सरसों का तेल डालते हो, तो वो पानी में हल नहीं होता। ठीक है, क्योंकि वो क्या है, वो नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स है और वो पानी में हल नहीं हो सक रहे होते। ठीक है, इसी तरह से नॉन पोलर कोवेलेंट सब्सटेंसेस आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर कोवेलेंट सब्सटेंसेस सॉल्वेंट्स। ठीक है, अगर आपके पास नॉन पोलर कोवेलेंट सब्सटेंसेस है तो वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही हल होंगे। जैसे कि ग्रीस, पेंट्स और को हम क्या करते हैं, जैसे पेंट होता है आपके पास जो कलर करते हैं हम दीवारों वगैरह को या किसी और चीज़ को, तो उसको हम पेट्रोल या क्या करते हैं, केरोसिन ऑयल या ईथर या कार्बन टेट्राक्लोराइड में क्या करते हैं, हल करते हैं। ठीक है, इसी तरह से जो नेल पॉलिश होता है वो भी आपके पास ऑर्गेनिक होता है, तो उसको हम फिर एसिड ईथर में या वो जो एसीटोन आपके पास होता है, एसीटोन जिसको हम कहते हैं, कीटोन एक ग्रुप है, एसीटोन जिसको हम नेल पॉलिश रिमूवर कहते हैं, उसमें हम फिर उसको हल कर रहे होते हैं। ठीक है, इसी तरह यहाँ तक हम आज पढ़ लेते हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।